हेलो स्टूडेंट्स, पेपर 1 का जो चैलेंज था उसके बारे में तो हमने बात कर लिया। नाउ कम्स पेपर 2। 6 महीने हमारे पास है। पेपर 1 इज ऑल अबाउट रीडिंग, रिवाइजिंग, गैदरिंग इंफॉर्मेशन, राइट। पेपर 2 इज ऑल अबाउट एक्सप्रेसिंग दैट इंफॉर्मेशन ऑन पेपर, अंडरस्टैंडिंग द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, और बेस्ड ऑन दैट हमें लिखना है कि क्या समझ में आया मुझे, और एक सही फ्लो में, एक थॉट प्रोसेस के साथ उसको लिखना है। अब बात यह है कि हमारे पास 6 महीना है, वी गॉट 6 months एंड वी रियली वांट टू क्रैक दिस एग्जाम वेरी बैडली। सो हाउ वी आर गोना डू दैट, लेट्स सी। सबसे पहली बात, ब्रीफ में बस समझ लो क्या है ये पेपर 2। जिन लोगों को पता है इट्स फाइन, लेकिन एक बार बस 200 मार्क का पेपर है, नेगेटिव मार्किंग का सवाल ही नहीं उठता क्योंकि रिटन पेपर है, ठीक है। सब कुछ पूरा का पूरा अटेम्प्ट करना है। बस ऐसे का क्वेश्चन ऐसा है जिसमें आपको 6 ऐसे दिए जाते हैं, उसमें से 4 आपको लिखने हैं, और सिर्फ ऐसे का क्वेश्चन ऐसा है जहां आपको हिंदी भाषा में लिखने की प्रोविजन है। अदरवाइज बाकी सारा पेपर आपको इंग्लिश में ही अटेम्प्ट करना है, ठीक है। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप एकदम आराम से इस चीज़ के साथ डील कर सकते हो, ठीक है। सो इस क्वेश्चन पेपर में टोटल 6 क्वेश्चंस हैं। ऐसे 4 लिखने हैं, रिपोर्ट 2 लिखने हैं। ऐसे के बाद एक्चुअली पहले 2 आर्गुमेंट लिखने होते हैं, उसके बाद 2 रिपोर्ट लिखने होते हैं। ऐसे जो है वो 6 में से 4 लिखने हैं। आर्गुमेंट 2 दिए हैं, दोनों के दोनों लिखने हैं, कंपलसरी है। रिपोर्ट भी 2 दिए होते हैं, दोनों के दोनों लिखने हैं। उसके बाद एक कॉम्प्रहेंशन, उसके बाद एक्चुअली प्रेसी होता है, उसको 1/3 करके लिखना है। उसके बाद आता है कॉम्प्रहेंशन। कॉम्प्रहेंशन के आधार पे 4 सवाल पूछते हैं, 4 या 5 सवाल, उसके आपको जवाब देने हैं। और फिर 25 मार्क का ग्रामर होता है। पकड़ लीजिए 1 मार्कर एवरी क्वेश्चन, सो अराउंड 25 क्वेश्चंस ऑफ ग्रामर। तो ये टोटल है 140 मार्क्स, और ये बाद में आ गए 60 मार्क्स, ठीक है। अगर प्रॉपर डिवीजन देखते हैं तो ऐसे लिखने हैं 4, तो पर ऐसे कितने मार्क्स हैं? 20 मार्क्स, तो टोटल मार्क्स हो गए 80। आर्ग्यूमेंट लिखने हैं 2, अगेन 20 मार्क्स पर आर्ग्यूमेंट। रिपोर्ट 2, 10 मार्क्स पर रिपोर्ट। प्रेसी एक ही होता है 15 मार्क का। कॉम्प्रहेंशन एक ही होता है 20 मार्क का। और ग्रामर जो है, जैसे कि मैंने बोला कि 25 1 मार्कर्स होंगे, राइट, और हर एक को 1 मार्क होगा। सो टोटल 25 मार्क्स। ऑल दिस यू हैव टू फिनिश इन 180 मिनट्स, राइट। और ये बहुत ही टाइम के साथ रेस हम लोगों की होती है उस वक्त, ठीक है। डरा नहीं रहा हूं, बट दैट इज रियलिटी। इनिशियल फेज में जब आप प्रिपरेशन शुरू करोगे तब तुरंत टाइम के बारे में हम लोगों को नहीं सोचना है। ये जो फैक्टर है इसको थोड़ा साइड में रखो। ये एक अलग अलग फॉर्मेट है इन सारे चीज़ों में। मतलब पकड़ लो, ये जो फर्स्ट 3 क्वेश्चन है ना, दे आर डिफरेंट देन द रेस्ट 3 क्वेश्चन। वाई? क्योंकि यहाँ आपको एक सिंगल टॉपिक मिलता है और आपको पूरा ब्लैंक पेज है, पूरा मतलब मैदान खाली है, और आपको परफॉर्म करना है, ठीक है। आपको परफॉर्म करना है। ऐसे में भी वही बात है, आर्ग्यूमेंट में भी वही बात है, और रिपोर्ट में भी वही बात है। एक सिंगल लाइन दे दिया है, आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए, सारी इंफॉर्मेशन यहां से निकाल के अरेंज करके लिखना है। लेकिन प्रेसी और कॉम्प्रहेंशन जो है उसमें ऑलरेडी वो पैराग्राफ जो है बड़ा देके होता है, और उसको पढ़ के आपको उसका 1/3 करना है प्रेसी में, या फिर कॉम्प्रहेंशन के बेसिस पे ऑलरेडी पैराग्राफ दिया हुआ है, उसको पढ़ के फिर सवालों का जवाब देना है। तो आपको एक सपोर्ट होता है वहाँ, और इसलिए ये पहले 3 जो सवाल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। और ग्रामर तो एक कंप्लीटली अलग सेक्शन है, उसके लिए तो आपको मतलब अगर इफ़ यू आर नॉट गुड एट ग्रामर तो आप यूट्यूब पे सेशंस देखो। ABKS के यहाँ भी बहुत सारे सेशंस ग्रामर के आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, गो थ्रू देम, बहुत सारी प्रैक्टिस करके। लेकिन ग्रामर मस्ट आपने करना है, क्योंकि अगर आपको सही से चीज़ें आ गई तो 25 के 25 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। बाकी एक भी सवाल ऐसा नहीं है जिसमें आपको आउट ऑफ आउट मिलेंगे। कभी ऐसा नहीं होगा कि आपने ऐसे बहुत बढ़िया लिखा तो आपको 20 में से 20 तो छोड़ो 15 भी नहीं मिलते हैं। मैक्सिमम मार्क्स मिलते हैं 11-12। लेकिन अगर ग्रामर सही से करेंगे तो 25 में से 25 मिल सकते हैं, ठीक है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये हो गया ओवरऑल एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस और उनके मार्क्स का अलोकेशन, ठीक है। अब करना क्या है, करना कैसे है, ठीक है। 6 मंथ्स हमारे पास है। इसका मतलब ये मत सोचो कि 6 महीना है तो 6 महीना पूरा लगा देंगे और सब कुछ कर लेंगे।
पहले 2 या 3 महीने में हम लोगों को पहला टास्क पूरा करना है। एक्चुअली टास्क 2 है। पहला टास्क है गेनिंग स्किल्स। गेनिंग स्किल्स मतलब ये जो अलग अलग क्वेश्चंस है, ऐसे राइटिंग है, आर्गुमेंट राइटिंग है, रिपोर्ट राइटिंग है, इसको समझना और उसके हिसाब से उस फॉर्मेट में उसका जवाब दे पाना। ट्रस्ट मी, पेपर 2 इज अ स्किल, इवन दो इट नीड्स कंटेंट फ्रॉम पेपर 1, बट इट्स अ स्किल कि मैं कैसे लिखता हूँ, कैसे इंप्रेसिव इंट्रोडक्शन लिखता हूँ, कैसे थॉटफुल ऐसे लिखता हूँ, कैसे चीज़ों को कनेक्ट करता हूँ और बढ़िया से लिखता हूँ। वो एक स्किल है और वो बहुत सारी प्रैक्टिस से आएगा। तो स्किल को पहले गेन करना है, समझना है फॉर्मेट कैसा है। ठीक है, आपको एग्जांपल देके बोलता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर हम ऐसे की बात करते हैं तो ऐसे क्या है, ऐसे है कंटेंट प्लस उस कंटेंट को आप कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो, जैसे कि इंट्रोडक्शन लिखा, फिर बॉडी लिखी, फिर कंक्लूजन लिखा। लेकिन सिर्फ इतना काफ़ी नहीं है, इंपॉर्टेंट ये भी है कि मैं पहले कैसे डिसाइड करता हूं कि भाई ओके मेरे सामने टॉपिक तो है और अभी इस टॉपिक में मैं इंट्रोडक्शन में क्या लिखने वाला हूं और बॉडी में मैं सबसे पहले ये बताने वाला हूं, उसके बाद ये बताने वाला हूं, उसके बाद ये बताने वाला हूं। तो ये डिसाइड कर लेना कि मैं क्या एक्सप्रेस होना चाहता हूं, कैसे क्या बोलना चाहता हूं कि सर देखो ये प्रॉब्लम ना ऐसा है, और उसके बेसिस पे अगर उसके रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन या डेटा मेरे पास है तो वो डेटा उसको सपोर्ट में लिख दिया। फिर मैंने बताया कि सर ये प्रॉब्लम इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसकी वजह से बहुत नुकसान हो रहा है। कितना नुकसान हुआ सर, एक डेटा मेरे पास है उससे पता चलता है कि इतना नुकसान हुआ। उसके लिए फिर गवर्नमेंट क्या कर रही है, ये स्कीम्स गवर्नमेंट ला रही है, एनजीओ क्या कर रहे हैं, CSR एक्टिविटी कहीं हो रही है क्या, किसी कम्युनिटी ने कोई नया इनिशिएटिव लिया है क्या, है ना, कुछ केस स्टडी है क्या, ये सारा यहाँ आ गया। उसके रिगार्डिंग कोई सिनेमा आया है क्या, ये डाइवर्सिटी है, इससे आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। कोई ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है क्या जो उसके लिए काम कर रहा है, अरे हाँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में कहीं उसका मेंशन है क्या, ये सारी चीज़ें आएंगी यहाँ। एक्चुअली सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आप कंक्लूजन में भी ऐड कर सकते हो, जो कि लास्ट पार्ट ऑफ एसे है। कंक्लूजन में बेसिकली आपको ये लिखना है कि ओके मतलब ये सब तो देख लिया, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि हम लोगों ने एज अ कम्युनिटी एक साथ आना ज़रूरी है, ग्लोबल कोऑपरेशन होना ज़रूरी है, आगे क्या होना चाहिए, अगर वो हम करते तो उससे क्या होगा, ये सारी चीज़ें आएगी कंक्लूजन में। तो बोलने का मतलब ये है कि इवन दो मुझे ये पता होता है, सबको पता है कि भाई इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन ये इसे लिखने का तरीका है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये भी है कि एक फ्लो होना चाहिए, चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड लगनी चाहिए। पहले प्रॉब्लम लिखा, उस प्रॉब्लम का की वजह से नुकसान क्या हो रहा है वो लिखा, क्या करना चाहिए वो लिखा, और क्या करना चाहिए वो लिखा। एक फ्लो है ना, एक फ्लो होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई ओके इंट्रोडक्शन मतलब एक पैराग्राफ है, उसके बाद 3-4 पैराग्राफ लिखना मतलब बॉडी, और उसके बाद एक पैराग्राफ मतलब कंक्लूजन। एक फ्लो होना चाहिए उसमें, है ना। तो कंटेंट मेरे पास है, मुझे फॉर्मेट भी पता है, लेकिन एक फ्लो होना चाहिए, और ये सब तभी होगा जब मैं बहुत सारी प्रैक्टिस करूंगा। हर एक का फ्लो अलग है। अब आप बोलोगे लेकिन सर कंटेंट कहां से लाऊं, तो कंटेंट भी आपके पास है ना भाई। एक तो पहली बात, बहुत सारी चीज़ें इधर उधर की पढ़ते रहते हैं, बस उन चीज़ों को पढ़ते वक्त ये नहीं सोच पाते कि अच्छा इसको ऐसे में लिख सकता हूँ, आगे से क्या करना है। ये लेक्चर देखने के बाद कोई भी चीज़ जो पढ़ते हैं, सुनते हैं, डिस्कस करते हैं, तो हमेशा एक आदत डाल लो कि यार ये ना ऐसे में काम आएगा, ये ना आर्ग्यूमेंट फेवर में लिखने के वक्त काम आएगा। ऐसी नज़र अगर आपकी हो जाएगी तो आपको एक्स्ट्रा कुछ एफर्ट लेने की जरूरत नहीं। जो कुछ आप पढ़ोगे आप उसी नज़र से पढ़ोगे, अरे यार ये ऐसे में काम आएगा, ये रिपोर्ट में लिख सकता हूँ ऐसे। तो कंटेंट ऑलरेडी आपके पास है, जो आप बहुत सारी जगहों से कुछ ना कुछ कलेक्ट करते हो। सो ऑलरेडी यू हैव कंटेंट। सो मेरे पास कंटेंट है, मी माई सेल्फ सम। इतने सालों से आप लोग अभी ग्रेजुएशन कर लिया, कितनी चीज़ें पढ़ी है, देखी है, सुनी है, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं काम आएंगी ऐसे लिखते वक्त। फिर आप जीएस भी पढ़ रहे हो, जीएस में आप पढ़ रहे हो स्टैटिक पार्ट, वहाँ से कंटेंट आएगा, है ना। आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो ऐसे में शायद ब्रिटिश इरा का कोई एग्जाम्पल दे सकते हो। आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो वहाँ ज्योग्राफी में ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ा, किसी कम्युनिटी या किसी ट्राइबल ग्रुप का कोई केस स्टडी या कुछ ऐसे लिख दिया, है ना, वहाँ के प्रॉब्लम्स के बारे में लिख दिया। एग्रीकल्चर का ऐसे लिख रहे हो तो ज्योग्राफी की कोई इन्फॉर्मेशन काम आ जाएगी। तो स्टैटिक डेटा से भी तो इन्फॉर्मेशन मिलती है, फायदा होता है। और फिर आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ते रहते हो, वो है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स तो आपको बहुत सारा डेटा और इन्फॉर्मेशन देता है, लेकिन वो आपके तभी काम आएगा जब पढ़ते वक्त आप ये सोचोगे, देखिए टाइम हमारे पास बहुत कम है और इसलिए हर चीज़ को बहुत सोच समझ के करना है। दिन भर 8 घंटा पढ़ाई करना है ना, तो इतना मतलब मेटिकुलसली और प्रिसाइजली करना है उसको कि भाई ओके ये ना ये ऐसे में काम आएगा। जितना पेपर 2 के प्रति प्यार बढ़ेगा उतना पेपर 2 का परफॉर्मेंस अच्छा होगा और अच्छे मार्क्स आएंगे। GS1 और GS2 वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स नहीं है, एक दूसरे में मर्ज है। GS1 पढ़ते वक्त हमेशा ये ध्यान में होना चाहिए, अच्छा दिस आई कैन डू इन आर्ग्यूमेंट, दिस आई कैन डू इन
ऐसे राइटिंग। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो आपके पास इतनी सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें जब आप पढ़ते हो तो सिर्फ पढ़ लिया तो ऐसा नहीं होना चाहिए ओके कि अभी मैंने पढ़ लिया, मुझे पता है, अब मैं लिख दूंगा। ऐसे नहीं होता है। जब भी चीजें पढ़ो तब थोड़ा बैठ के उसके बारे में सोचो, थोड़ा सा सोचो। कोई भी इन जनरल पकड़ लो आप, एक पकड़ लीजिए अभी जोशी मठ में जो हुआ, वेरी सैड, ठीक है, कि सडनली भाई एकदम मतलब क्या हो रहा है वहां, राइट। अब वहां जो कुछ हो रहा है वो मैंने पढ़ा कि भाई ऐसा ऐसा हुआ। अब ये जो ऐसा ऐसा हुआ ये हो गई इंफॉर्मेशन, लेकिन मेरा माइंड ये सोचना चाहिए कि ओके यार अब ये होगा तो वहां के लोगों का क्या, वहां की इकोनॉमी का क्या, कितने सारे बच्चे होंगे वहां, बूढ़े होंगे, अगर उन लोगों की हालत ऐसी है और अगर आगे भी अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम होने वाला है तो इन सारे लोगों को रिहेबिलिटेट करना पड़ेगा। तो रिहेबिलिटेट कौन करेगा, उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा, उनके जॉब्स, ऑक्यूपेशन, बिजनेस का क्या होगा। अच्छा, लेकिन ये सब हुआ कैसे? ये क्लाइमेट चेंज का फैक्टर है या ये सेस्मिक एक्टिविटी है सिर्फ, इसके पीछे और कोई चीज है क्या, कोई लॉजिक है क्या? आर वी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट और इज इट जस्ट अ नेचुरल डिजास्टर? ये जब मैं सोचता हूं ना, और इसके सवाल खड़े होना, प्यास लगना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटी सी चीज है लेकिन इसके इर्द गिर्द की इंफॉर्मेशन आप ढूंढते हो ना तो आपकी पर्सनैलिटी चेंज होती है। और इस तरह से जब आप सोचते हो तो धीरे धीरे आप बन रहे हो ऑफिसर। सडनली रिजल्ट आता है उस दिन ऑफिसर नहीं बनता है भाई, ऑफिसर बनने की ये प्रोसेस है। और इसलिए तो ये सारा एग्जाम का चक्रव्यूह खड़ा किया है ना, कि इस एग्जाम के प्रोसेस में आपका पर्सनैलिटी चेंज होगा, ये एक्सपेक्टेड है उनको। हाँ, और हम लोगों ने ठान रखी है कि हम तो वैसे के वैसे रहेंगे और वैसे के वैसे जाके लिख के आएंगे, फिर वो बोलते हैं कि अगले साल फिर आओ। ये जो प्रोसेस है ना, इट इज फॉर चेंज इन मी, आई चेंज इन दिस प्रोसेस। सर पिछले साल भी ऐसे लिखा था, इस साल भी लिखा, सर पूरा पेपर उस साल भी अटेम्प्ट किया था, इस साल भी अटेम्प्ट किया, पिछले साल हुआ नहीं, इस साल हुआ, कैसे हुआ? सब कुछ वैसे का वैसा ही है, तू बदल चुका है, तेरा अप्रोच, तेरा पर्सपेक्टिव बदल चुका है। और इसके लिए क्या करना है, जो कुछ पढ़ो उसके बारे में थोड़ा सोचो, आसपास की इंफॉर्मेशन देखो, उसके पीछे का कारण देखो, उसका इंपैक्ट देखो। जब ऐसे लिखता हूं ना तो पकड़ लीजिए एग्जामिनर आपके सामने बैठा है और उसने आपको कोई सवाल पूछा, तो ऐसे आंख ऊपर करके नीचे करके उससे आंखें चुरा के बात करोगे क्या? या सीधा बात, सर ये ऐसा ऐसा है सर, इसकी वजह से इन्वॉल्व होकर बात करोगे ना कि सर सच में ये बुरा हुआ है, दिस इज नॉट एक्सपेक्टेड। ये हमारे जैसे देश के इमेज के लिए बहुत खराब चीज़ है। मालन्यूट्रिशन बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत सारे बच्चों को फेस करना पड़ता है सर। ऐसे बात करोगे ना उससे। तो जब ऐसे भी लिखते हो तो थोड़ा इन्वॉल्व होकर ऐसे लिखो ना। ऐसे लिखते हैं कि भाई ओके ये ऐसे है, मेरे को इतने पॉइंट्स पता है, इंट्रो, ये 1 2 3 4 कंक्लूजन खत्म। ये तरीका नहीं है। ऐसे का एक फॉर्मेट है, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, लेकिन वो एक फ्लो में लिखना है और इसके लिए करना पड़ेगा बहुत सारा प्रैक्टिस। और ये सब तभी होगा जब आप एक्चुअली ऐसे लिखोगे और किसी को चेक करने को दोगे और फिर इवैल्यूएट करोगे उसको। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेम गोज विद आर्गुमेंट राइटिंग। अगर हम आर्गुमेंट की बात करते हैं तो आर्गुमेंट और रिपोर्ट, ये जो चीजें हैं, यहां प्रॉब्लम क्या होता है कि यहां आपको लिखना है इंग्लिश में, और यहां प्रॉब्लम आता है हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स का। तो आप लोगों को मैं सीधी बात बोलता हूं, 2 वीडियोस मेरे जो है पेपर 2 में 100+ स्कोर कैसे करना है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, बस उनको देखो। अगर आप उनको देख लोगे तो आपको पूरी तरह से आइडिया आ जाएगा कि आपको अपना इंग्लिश कैसे इंप्रूव करना है और आर्गुमेंट राइटिंग आप बहुत बेहतर तरीके से कैसे कर पाओगे। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को बिल्कुल इन्फीरियर फील करने की जरूरत नहीं, ये सोचने की जरूरत नहीं है कि अरे यार सर ऐसे तो लिख लेंगे हिंदी में, लेकिन ये प्रॉब्लम खड़ी होती है। डोंट वरी अबाउट इट, यू कैन डू वंडर्स। लेकिन अच्छे से वो वीडियो देखो और ऑनेस्टली चीज़ों को फॉलो करो तो चीज़ें ज़रूर बदलेंगी। आपको पैरेलली 2 काम करने हैं, इंग्लिश भी इंप्रूव करना है, सेंटेंस मेकिंग भी इंप्रूव करना है, वोकैबुलरी भी इंप्रूव करनी है और अच्छा कंटेंट भी देना है, मतलब जीएस भी पढ़ना है। एंड इट इज पॉसिबल। जस्ट वॉच दोज वीडियोज प्रॉपरली एंड फॉलो व्हाट आई हैव टोल्ड इन दैट। तो पहला पार्ट क्या हो गया, गेनिंग स्किल्स। एक बार मेरे पास स्किल आ गया, स्किल आ गया मतलब क्या आ गया कि मुझे समझ में आ गया कि भाई ऐसे एक्चुअली लिखना कैसे है, आर्ग्यूमेंट एक्चुअली आर्ग्यूमेंट में क्या एक्सपेक्टेड है, वो सारा उन 2 वीडियोस में बोला है। प्लीज गो थ्रू दैट। हाँ, रिपोर्ट कैसे लिखना है, उसका फॉर्मेट कैसे होता है, इसके ऊपर भी वीडियोस है, राइट। सो एक बार मुझे ये समझ में आ गया कि ये स्किल मुझे गेन करना है, उसके बाद सेकंड जो पार्ट है वो क्या है, प्रैक्टिस। ऑलरेडी मैं प्रैक्टिस कर ही रहा हूं, लेकिन फुल लेंथ का प्रैक्टिस करना। सर ऐसे लिखना मुझे आ गया, भाई 4 ऐसे लिख के देखा है बैक टू बैक? नहीं सर, एक ऐसे तो लिखता हूं, अच्छे से लिखता हूं। कितने टाइम में लिखता है? सर
पहले तो 35 मिनट में लिखता था, अभी 20 मिनट में लिख रहा हूं। 20 मिनट में ऐसे लिखा ठीक है, लेकिन तुरंत दूसरा ऐसे लो, तुरंत वो भी 20 मिनट में लिखो, तीसरा चौथा, उसके बाद 2 आर्गुमेंट लो, तुरंत लिखो, तुरंत रिपोर्ट लिखो। फुल स्केल पेपर कितने लिखे आपने? 10, 20, 30, एटलीस्ट 25 फुल लेंथ पेपर लिखो। मजाक नहीं कर रहा हूं, सीरियसली बोल रहा हूं, और ये पॉसिबल है। पहले 3 या 2 महीने में ये सारा स्किल गेन करो। पॉसिबल है, अल्टीमेटली पॉसिबल है। मैक्सिमम 2 से 2.5 महीने में पूरा स्किल गेन हो जाएगा और प्रैक्टिस भी शुरू हो जाएगा। फिर धीरे धीरे क्या करना है, बैक टू बैक ऐसे लिखने का, बैक टू बैक आर्गुमेंट लिखने का प्रैक्टिस करना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये सब तो ठीक है, ये और उसके बाद चीज़ें बदलेंगी, लेकिन उसके लिए इंपॉर्टेंट बात क्या है, बहुत सारी प्रैक्टिस। ये तो सेकंड पार्ट है, राइट। लेकिन प्रैक्टिस कैसी? फुल लेंथ प्रैक्टिस। भाई एग्जाम में जाके जो करना है उसका प्रैक्टिस होना चाहिए ना। बहुत अच्छा ऐसे लिख पाता हूँ, लेकिन इधर उधर से इंफॉर्मेशन गेन करके लिखा, क्या फायदा है? एग्जाम में आपको गूगल इस्तेमाल करना अलाउड नहीं है, तो याद करके कितना लिख पाता हूँ वो करना है। वो 2 वीडियोस इसलिए बार बार बोल रहा हूँ, आपको देखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। फुल लेंथ का प्रैक्टिस बहुत करना चाहिए, और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज़ होगी तो वो है टेस्ट सीरीज है। पेपर 1 के लिए जितना टेस्ट सीरीज जरूरी है, उससे ज़्यादा कहीं ज़रूरी है पेपर 2 के लिए, क्योंकि जब तक आप टेस्ट सीरीज नहीं लिखते हो तब तक कोई इवैल्यूएट नहीं करेगा। जब तक कोई इवैल्यूएट नहीं करेगा तब तक कैसे पता चलेगा कि आप कहाँ खड़े हो, आप दूसरों से कितने बेहतर हो। आप बहुत अच्छे हो इसलिए यूपीएससी आपको सिलेक्ट नहीं करेगी। आपको अगर पकड़ लो 300 वैकेंसीज है, तो उन 300 बच्चों से बेहतर होना पड़ेगा, तब यूपीएससी उन 300 बच्चों में आना होगा। मतलब बाकी सबसे बेहतर होना पड़ेगा, सिर्फ बेहतर होके नहीं चलेगा, राइट। तब जाके यूपीएससी आपको उठाएगी। और इसीलिए यहां पेपर 1 पेपर 2 दोनों की टेस्ट सीरीज है। प्लीज ज्वाइन इट इफ यू रियली वांट टू प्रिपेयर ऑन योर ओन। आई एम देयर फॉर यू हियर। पेपर 2 का एक ऑनलाइन कोर्स भी है जो मैं खुद गाइड करता हूं, यू कैन ज्वाइन दैट टू, बट दैट्स योर कॉल। लेकिन मिनिमम एक चीज आप करो, बिकॉज आई एम सेइंग सो, ज्वाइन द टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का प्रैक्टिस करना, उनको इवैल्यूएट करके लेना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन पेपर 2। जब तक आप इवैल्यूएशन नहीं करोगे आपको कभी पता नहीं चलेगा कि आप कहां खड़े हो। एक ही ऐसे बार बार लिख के देखो, तब एक्सेलेंस आएगा। जब एक्सेलेंस आएगा तो मार्क्स आएंगे, ठीक है। और ये तरीका है पेपर 2 प्रिपेयर करने का। यू हैव गॉट 6 मंथ्स, एवरी डे मिनिमम 2 hours यू हैव टू गिव टू पेपर 2। इनिशियली ट्राई टू अडेप्ट विद द फॉर्मेट्स। ऐसे राइटिंग कैसे है, आर्गुमेंट राइटिंग कैसे है, रिपोर्ट राइटिंग कैसे है, प्रेसी और कॉम्प्रहेंशन का और ग्रामर का भी तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इनिशियली गेट एडेप्टेड टू द फॉर्मेट, ईच फॉर्मेट। पैरेलली प्रैक्टिस भी करते रहना है, और बाद में एक के बाद तुरंत दूसरा लिख के देखा, फिर तीसरा लिख के देखा। हो सकता है कि स्टार्टिंग में सिर्फ 2 ऐसे बैक टू बैक लिख के देखे। टाइम वाला मैनेजमेंट भी तो करना है, 3 घंटे में पूरा खत्म करना है। इसलिए एग्जाम में जाके जो करना है उसकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना, इतनी ज्यादा कि एग्जाम का दिन एकदम नॉर्मल लगे। मसल मेमोरी एक चीज होती है ना, तो आपको इतनी आदत हो गई है ना आपके हाथ को कि आपको पता है ये फॉर्मेट 3 घंटे में मैं खत्म करता ही हूं, नॉर्मल है मेरे लिए, ऐसा होना चाहिए। एग्जाम के दिन अगर आपका टाइम का पूरा उलट पुलट हो रहा है तो समवेयर समथिंग यू हैव मेड अ मिस्टेक। पूरा जोर लगा के कीजिए। आई एम विथ यू इन दिस जर्नी, राइट। ऑल द वेरी बेस्ट।